नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा चुनाव आयोग की और उसकी सक्रियता की। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग एक लंबी नींद के बाद जागा हुआ प्रतीत होता है। कल उसने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक एडवाइजरी जारी की कि वो अपने भाषणों में सावधानी बरतें और ऐसे शब्दों से को प्रयोग करने से बचें जिससे कि किसी की भावनाएं आहत होती हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का ये निर्देश या यूँ कह लीजिए एडवाइजरी निश्चित तौर पर उचित है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। क्या ये चुनाव आयोग तब कब सो जाता है जब अन्य दलों के लोग यानी यूँ कहिए सत्ताधारी दल के लोग एक धर्म विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, 80-20 करते हैं, लोगों को देशद्रोही कहते हैं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत वार भी करते हैं। यहाँ मैं प्रधानमंत्री के कुछ भाषणों का भी उल्लेख करना चाहूँगा जिनमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा यानी कि सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था। 50 करोड़ की कालगर और यह दिलाना कि सोनिया का इस देश की में देश के लिए क्या योगदान है, मात्र 2 बच्चों को पैदा करने का। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग सोया क्यों रहता है जब केंद्रीय मंत्री रामजादे या हरामजादे या देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। देश के एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए जिस प्रकार से देशभक्ति और सत्यनिष्ठा पर संदेह जाहिर करते हैं, निश्चित तौर पर उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोगों को अधिकांश उनकी देशभक्ति को लेकर घेरा जाता रहा है और इसका सार्वजनिक बयान या यूँ कहिए चुनावी जनसभाओं में केंद्रीय मंत्री यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हरदम दोहराते रहते हैं, लेकिन धन्य है चुनाव आयोग कि उसे तब इन बयानों की याद नहीं आती। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री के लिए या यूँ कहिए किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेता के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी की जानी गलत है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी जात धर्म संप्रदाय के ऊपर ऐसी बातें कही जाती हैं जो कि देश की एकता और समरसता के लिए खतरनाक हो, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इस पर गंभीर कार्रवाई करना चाहिए
लेकिन चुनाव आयोग ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचता है जो कि सत्ताधारी दल के ऊपर अगर चस्पा हो रहे हों। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2019 में पुलवामा के शहीदों के ऊपर वोट मांगा था। कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने बजरंगबली के ऊपर वोट मांगा था। दोनों ही बातें चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने माननीय प्रधानमंत्री को कोई नोटिस जारी किया या कभी भी उन्हें इस तरह की सलाह दी कि आप इस तरह के भाषण में किसी भी जात एवं धर्म विशेष को टारगेट न करें? आप देश के मुखिया हैं, देश के संरक्षक हैं, लेकिन जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री पूरे 140 करोड़ जनता के परिवार होने का दावा करते हैं, ये परिवार तब कहाँ चला जाता है जब प्रधानमंत्री वोट हटाने के लिए एक जाति और धर्म को टारगेट करते हैं। क्या देश में रहने वाले 20 करोड़ लोग क्या इस परिवार के अंग नहीं हैं? मैं ये बात प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से भी पूछना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को अपने भाषणों में निश्चित ही सावधानी बरतना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सरकार की नीतियों की तो आलोचना हो, राजनीतिक दलों की नीतियों की तो आलोचना हो, लेकिन अगर यही आलोचना किसी पर व्यक्तिगत आलोचना पर परिणत हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस बात की जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन ये निंदा, ये एडवाइजरी एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ने नेता, विरोधी दल या यूं कह लीजिए विरोध पक्ष के एक नेता को एडवाइजरी जारी की है तो निश्चित तौर पर उन्हें देश के प्रधानमंत्री और उन केंद्रीय मंत्रियों को भी एक एडवाइजरी जारी करना चाहिए कि आप भी किसी जात, धर्म, संप्रदाय या किसी राजनीतिक नेता के व्यक्तिगत हमलों से भी बचें। क्या चुनाव आयोग यह करने का साहस दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जब जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हों और उनकी सरकार करती हो तो निश्चित तौर पर वो चुनाव आयोग प्रधानमंत्री की गलतियों को, सत्ताधारी दल की गलतियों को क्यों कर उठाएगा? निश्चित तौर पर चुनाव आयोग और उनकी नियुक्त करने वाले के मध्य नौकर और मालिक का रिश्ता है। कोई नौकर अपने मालिक के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता है? यही सब बातें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही थी कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो कि सत्ताधारी दल की गलतियों पर भी अंकुश लगा सके, उनसे सवाल जवाब कर सके। लेकिन सवाल उठाने वाले माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही जब चुनाव आयुक्त के
चयन से बाहर कर दिया गया तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि सरकार क्या चाहती है और उनके द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त क्या चाहते हैं, ये अब कोई दबी छपी बात नहीं रहेगी है। किस प्रकार महाराष्ट्र में दो राजनीतिक दल शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया और चुनाव आयोग ने अपने सीमा से परे जाकर कितने जल्दी ये निर्णय ले लिया कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी क्यों है, कौन है। निश्चित तौर पर इस तरह के निर्णय ये बताने को काफ़ी हैं कि सरकार चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल अपने और अपनों को बचाने के लिए कर रही है। निश्चित तौर पर यहाँ ये सवाल लाजमी हो जाएगा कि कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन की दसियों हजार से ज़्यादा शिकायतें दे रखी हैं, लेकिन चुनाव आयोग को फुर्सत नहीं है कि वो उन पर निर्णय ले सके। यहाँ तक कि कई बार ईवीएम को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। आखिर ईवीएम हैक हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये अलग बात है, लेकिन अगर जनता के मन में संदेह है या एक ही नागरिक के मन में संदेह है तो चुनाव आयोग को ही इस काम के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन क्या चुनाव आयोग विपक्ष के किसी नेता या आम जनता से मिलने का समय देता है? नहीं देता है। चुनाव आयोग को अगर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पाना है तो निश्चित तौर पर उसे केवल कहने के लिए निष्पक्ष नहीं बल्कि अपनी कार्रवाई में भी निष्पक्ष दिखाना पड़ेगा, निष्पक्ष करना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।